नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर, औद्योगिक शहर माना जाता है, नया शहर है। उत्तर प्रदेश के पुराने शहरों की श्रृंखला में इसने अपना नाम बनाया है और इस शहर का नाम है नोएडा। जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर। लेकिन गौतम बुद्ध की इस नगरी में ये जो शहर है नोएडा, पिछले हाल फिलहाल के कुछ दिनों में अगर आप खबरें देखें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बवाल। ऐसे लग रहा है कि नोएडा एक ही चीज में नंबर 1 है और वो है बवाल में। आज फिर हो गया एक सोसाइटी में बवाल। एक लंबी फहरिस्त है जो जो चीजें नोएडा में होती हैं, जैसे कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गार्डों से एक बार फिर से मुक्कालात हो रहा, मुलाकात होनी चाहिए लेकिन मुक्कालात हो रहा। एक एक करके आइए आपको बताते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले नोएडा के सेक्टर 78 में हाइड पार्क सोसाइटी है, जहां पर यह हंगामा और मारपीट हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इस बार सोसाइटी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ, लाठी डंडे तक निकल आए, मारपीट भी हुई। एक महिला ने लेडी गार्ड के बाल खींचे, थप्पड़ मारे। वीडियो में 2 गार्ड थप्पड़ मारते हुए देखे गए। सोसाइटी की 2 महिलाएं घायल हुई हैं। आरडब्ल्यूए चुनाव को लेकर विवाद 2 गुटों के बीच था। आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने एक गुट का पक्ष लिया, यानी कि जो गार्ड्स होते हैं वो एक पक्ष है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा तो स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में जो होता है वो यहां पर आरडब्ल्यूए के इलेक्शन में हो रहा है। आरोप है कि सुरक्षा कर्मी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, एक गुट का साथ ले रहे हैं और आरोप के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों ने एक गुट के लोगों को पीटा भी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें लोग गार्डों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े भोले भाले हैं लोग कि वो शांत खड़े रहे। यहां पर आप देख सकते हैं कि बाल नोच रहे हैं। रेजिडेंट्स जो हैं वो गार्ड्स के, फीमेल गार्ड्स जो हैं उनके बाल नोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो हो गई नोएडा की हाइड पार्क सोसाइटी की बात। लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा एक लंबी श्रृंखला बन गई है। मतलब आप ये सोचिए, दो एक दिन में कुछ ऐसा आ ही जाता है। कहीं गार्ड पिट रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। तो इस श्रृंखला में क्या क्या हुआ, जरा आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर देते हैं। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में बवाल की ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं काफी बढ़ी हैं। यह वीडियो भी नोएडा के सेक्टर 128, अभी आपके स्क्रीन पर आएगा, सेक्टर 128 का है। उसकी सोसाइटी का है जहां नशे में धुत महिला ने सुरक्षा कर्मियों को गाली भी दी। वो तस्वीर डालते हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीर। और इन सब फोटोज जो मैं बोलूंगा इनको फुल फ्रेम ही रखेंगे ताकि आप देख सकें। तो आप देख सकते हैं ये 128 सेक्टर की तस्वीरें हैं जिसमें नशे में धुत एक महिला बदतमीजी कर रही है, गार्ड का कॉलर नोच रही है, टोपी उछाल दे रही है। ये देखिए, खड़े रहना पंकज, खड़े रहना। सब नोएडा में हो रहा है। खड़े रहना। गौतम बुद्ध नगर है इस जिले का नाम। गौतम बुद्ध की ऐसी नगरी जहां पर इतनी अशांति, नशे में धुत गार्ड की टोपियां उछाली जा रही हैं। तो ये तो एक प्रकरण हो गया। थोड़ा और रिवाइंड करते हैं, आइए आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। नोएडा की ही एक अपार्टमेंट में गार्ड को पीटा गया था। इस तस्वीर में आप देखिए, इस वीडियो में महिला गार्ड को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही है। और फिर वो प्रकरण तो हम भूल ही नहीं सकते, श्रीकांत त्यागी वाला, त्यागी कांड। तो पूरे देश भर में छाए रहे वो। अब ऐसे छूट करके आए हैं कल, जैसे कि मतलब बहुत बड़ा कुछ इनाम ऑस्कर जीत के आए हो। समाज का नेतृत्व कर रहे हैं कि त्यागी समाज की अगुवाई करेंगे। किस चीज में? गाली देने में, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने में, उनको धक्का देने में। जैसे कि अभी आप देखेंगे इस तस्वीर में, बात करते 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 और उसके बाद वो गाली गलौज पे उतरते हैं। आप अब देखिए किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल। कर पाएगी तो चल यहाँ से। देखा आपने? तो जो त्यागी समाज जिसने आज श्रीकांत त्यागी को कंधों पे बिठाया हुआ है, पुष्प गुच्छ बरसाए गए, माल्यार्पण कर स्वागत किया गया इनका, जुलूस निकला, विजय जुलूस निकला। कल जब ये जेल से छूट करके आए, माला वाला पहन करके अपनी सोसाइटी में ऐसे घुसे कि जैसे बिल्कुल अभी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
तो ये उस दिन का प्रकरण है। और इससे भी ज्यादा रिवाइंड कर देते हैं तो आपको बताते हैं, ये वीडियो जो लोटस बुलेवार्ड का है, अभी हाल फिलहाल ही का वीडियो है, जहां 8 महीने के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सारे प्रकरण के बाद सोसाइटी के कुछ लोग खड़े हो गए जिन्होंने डॉग कैचर्स को नहीं घुसने दिया। तो एक अजीब सा बवाल मच गया इन सब चीजों को लेकर के भी। मतलब कोई भी चीज ठीक नहीं हो रही है। ये क्या हाल है नोएडा में, ये क्या हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए जो सवाल हम पूछना चाह रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। यूपी का नोएडा क्यों है बवाल में अव्वल? ये एक के बाद एक क्या हो रहा है नोएडा में। कहीं गार्ड पिट रहे हैं, कहीं कुत्ते मार डाल रहे हैं, कहीं गालीबाज छुटभैया नेता बनते जा रहे हैं, अपने समाज का हवाला देकर समाजवादी समाज सेवी बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं, वो समाज का हवाला देने लगे। गौतम बुद्ध नगर में इतनी अशांति क्यों, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। नीलेश रावत वाइस प्रेसिडेंट हैं टीम एओए हाइड पार्क, जहां पर ये ताजा बवाल हुआ है, जहां पर वहां के पंखुड़ी पाठक प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, आलोक वत्स नेता बीजेपी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं नीलेश जी सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं और वो भी आरडब्ल्यूए के चुनाव को लेकर के, आप सोचिए ये क्या छवि प्रस्तुत करता है एक सभ्य समाज की, उन लोगों की जो इस सोसाइटी में रहते हैं, कि क्या आप इस मिजाज के हैं कि आप गार्डों को मारेंगे, उनके बाल नोचेंगे? क्योंकि ये सिर्फ आप ही की सोसाइटी में नहीं, पूरे नोएडा में ऐसे लग रहा है जैसे बीमारी फैल गई है। इसका कुछ अगर वैक्सीन वगैरह होती तो वो लगवा ली जाती ताकि ये बीमारी ना फैले। जी, आपका कहना बिल्कुल उचित है। इस पूरे प्रकरण को दो तरीके से देखना जरूरी है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पे लोगों ने गार्ड्स के साथ अभद्रता की, किसी सोसाइटी में नशे में धो के गार्ड के साथ बदतमीजी करी, ठीक है, किसी को गेट ना खोलने के ऊपर किसी को धमकाया गया, किसी को मारपीट की गई, वो प्रकरण बिल्कुल अलग है। लेकिन जो कल प्रकरण हमारी सोसाइटी में हुआ, उसका आंखों देखा हाल मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था। हुआ ये कि हमारी सोसाइटी में एओ को विवाद चल रहा था। एक नई एओ बनी, उसका लोगों निवासियों ने उसका पुरजोर स्वागत किया, उनको बुलाने, उनका सम्मान देने के लिए लोगों ने एक मीटिंग रखी, जो कि पिछली एओ को नागवार गुजर रही थी। ये गार्ड्स इन्होंने पीछे ऑलरेडी लाके खड़े कर दिए ताकि मीटिंग ना हो पाए। लोगों ने फिर भी इसका विरोध किया कि भाई गार्ड्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, और अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से बिल्कुल आराम से सब कुछ चल रहा था। तो ये गार्ड जो हैं ये स्टेज पे चढ़ाए, और इसके बाद लोगों ने जब उनको उतरने का अनुरोध किया कि आप नीचे उतरिए, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इन्होंने फिर ये धक्का मुक्की शुरू कर दी। और आप देख सकते हैं फीमेल गार्ड्स भी आई थी, तो फीमेल गार्ड्स जो हैं, जो मेल रेजिडेंट्स हैं, उनके सामने आगे अड़ गई। तो इनको ताकि इनके बीच में टकराव ना हो, इसलिए जो वहां मौजूद महिलाएं थी वो बीच में आई, और फिर ये धक्का मुक्की हुई, सब कुछ शुरू हुआ। और ये जो आप वीडियो आपके पास है, शायद ये पूरा नहीं आया आपके पास, तो इसमें जो आगे का पार्ट है वो उसमें ये था कि ये दो महिलाएं गार्ड जो हैं, इन्होंने पीछे से इस महिला के बाल खींच के, जब ये महिला बीच बचाव करने गई थी तो इन दो महिलाओं ने इनके बाल खींचे थे, तब जाके मामला बिगड़ा। और रात को करीब 2:30 बजे सुबह तक वहां पे सारे पुलिस वाले मौजूद थे। सोसाइटी में माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि पुलिस वालों को वहां खड़ा रहना पड़ा। जी, मैं डीजीपी विक्रम सिंह आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आपको नहीं लगता है कि एक नए किस्म का बवाल हो गया है? मतलब जो चीज विधानसभा चुनावों में सुनने को मिलती थी चुनाव के दौरान की बसपा और सपा के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, 6 घायल, या और किसी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े, विजय जुलूस में हुआ बवाल, ये तो अब कॉलोनीज में होना शुरू हो गया है। संकेत जी, पहली बार सुखद अनुभव है कि आपकी व्यंग्यात्मक प्रतिभा को सलाम। और सामान्यतः आप बहुत ही संतुलित
वक्तव्य देते हैं, लेकिन ठीक है, आप भी क्षुब्ध हैं जिस प्रकार के वातावरण को देख करके, क्योंकि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, हाँ आपने ये सुना होगा कि केवल धन आने से ही शिष्टाचार नहीं आता है। लखनऊ में हूं, यहाँ कहते हैं 7 पुष्ट लगते हैं शरीफ होने में। हाँ। 7 पुष्ट। आज मेरे पास पैसा अगर आ जाए तो जरूरी नहीं है कि मैं शरीफ पहले ही पुष्ट में हो जाऊं। हाँ और 7 पुष्ट लगते हैं बिगड़ने में भी। अगर आज कोई शरीफ है, उसको बिगड़ने में भी 7 पुष्ट लगते हैं। मैं इसके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, एक कहावत है। हाँ। लेकिन ये हमारा अहम नंबर 1, हमारा अहम छोटी छोटी चीजों में आस्तीन तान लेना, और इस तरीके के 2-3 प्रकरण तो आपने बता ही नहीं संकेत जी, कि हम नशे के इतने आदी हो गए हैं। नशा तो मुझको करना चाहिए, मेरा जो नाम है और जिस पेशे में मैं रहा हूं, मुझे तो मद्यपान ज्यादा और पानी कम पीना चाहिए। हकीकत यह है कि मैंने आज तक चखा नहीं है कि मदिरा मीठी होती है, खट्टी होती है। दूसरी चीज, अब आए कुत्ते के ऊपर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहता है कि अगर मैं आपके ऊपर आक्रमण करूं, आप मुझे निष्क्रिय कर सकते हैं, क्योंकि धारा 96 से 104 तक आपका यह अधिकार है कि मैं आपके ऊपर आक्रमण कर रहा हूं किसी और के ऊपर, तो आपका यह अधिकार है अपनी और दूसरे की जान बचाने में वांछित और मिनिमम यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं। तो क्या डॉग राइट्स ह्यूमन राइट्स से ऊपर हो गए हैं? जिन लोगों ने रोका, एक तो बच्चे की जान चली गई। ये जो मिसप्लेस्ड कंपैशन है, कुछ मैं भी डॉग लवर हूं, लेकिन मैंने जब कुत्ते पाले, किसी को रैबीज हुआ तो गोली मार दी। अब तो आप गोली नहीं मार सकते। म्युनिसिपल एरिया में 1100 रुपए दे के कंपाउंडर आता है, शपथ पत्र साइन कराता है, उसको इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन ये मैं कहूं कि एक पागल कुत्ते को मैं पाला रहूं और मेरे और दूसरों के ऊपर वो आक्रमण करता रहे, और अगर कोई निष्क्रिय करने आए तो हम उसी के ऊपर हावी हो जाए, तो देखना पड़ेगा पहले इलाज किसका किया जाए। बिल्कुल। तो संकेत जी, ये देखें, अगर आपके आपस में इतना मतभेद था, आपने सही कहा, क्या ये असेंबली था, पार्लियामेंट था? अगर इतने मतभेद थे तो आपको पुलिस को बुला लेना चाहिए। यही लखनऊ में गोल्फ क्लब है, बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर उसके मेंबर हैं। ऐसी सर फुटअव्वल की नौबत आई थी, पुलिस वहां मौजूद थी, पीएसी मौजूद थी, और सर फुटअव्वल की नौबत नहीं आई। लेकिन अब यही देखना है, क्या लखनऊ गोल्फ क्लब और क्या नोएडा में इतने हाई प्रोफाइल लोग, जिनको ये एक मानक है, समाज के स्तंभ हैं, जिनको लोग अब बिल्कुल समझते हैं कि शिष्टाचार की मूर्ति है, अब वहां भी अगर इस प्रकार का व्यवहार होगा तो कौन प्रेरणा स्रोत बनेगा? एकदम सही बात। आप ये बताइए कि करोड़ों का फ्लैट आप ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद पैसे से आप फ्लैट तो खरीद लेंगे, लेकिन पैसे से तमीज नहीं खरीदी जा सकती, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। और यहीं ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ऐसी तमाम प्रकरण हैं, छोटे बड़े, हमने देखा है। जैसे एक और हैं सज्जन, वो कल डीजीपी विक्रम सिंह आए छूट करके जेल से, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ओलंपिक में गोल्ड जीत के आए हैं। समाज का साथ बताते हैं वो अपना, कि मेरा समाज के साथ बहुत बुरा हुआ। संकेत जी, ये समाज की बातें जो है वहां तक है जो कानून की परिधि में रहे, और जो आपको करना है कीजिए। लेकिन जब आप कानून तोड़ेंगे, कौन सा समाज, कैसा समाज? ऐसे समाज वालों को मैंने अपने टाइम में भरपूर उनकी चिकित्सा शुश्रूषा सेवा की है, इसका मुझे गौरव है। और दोबारा किसी की हिम्मत नहीं है कि समाज की दुहाई दे या अपनी पार्टी की दुहाई दे। आप जो मन में आया कीजिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजों, मेक अ बिगर मेस ऑफ योर लाइफ एंड दैट ऑफ अदर्स। लेकिन लॉ के बाहर गए तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम पूरा करेंगे, और आप भूल जाएंगे कि आपको बचाने वाला कोई नहीं, और आपके भागने के सारे रास्ते हो गए हैं बंद। श्रीमान जी। जी, आलोक वत्स और पंकुड़ी पाठक, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं एक एक करके। आलोक जी, पहले आपसे शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं पहले श्रीकांत त्यागी की ही। ये किस किस्म का विजय जुलूस था भाई? और आपने शायद बयान सुने हुए उनके, उन्होंने क्या क्या बोला है। उनका ये कहना है कि मुझे छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि मेरे समाज, बात समझ में आ गई लोगों को, जिस तरीके से बुलडोजर लाए गए थे उसी तरीके से जब पता चला कि समाज मेरे साथ है तो फिर मुझको बाहर भी निकाला। तो क्या हम ये समझें कि उत्तर प्रदेश में अब अच्छा और बड़ा नेता बनने के लिए अतिक्रमण कर लो, गाली बक दो, मार दो, और उसके बाद फिर अपने समाज का हवाला दे करके बहुत बड़े नेता बन जाओ? देखिए संकेत जी, अगर बोलूंगा तो बहुत लोगों की दुखती रग पे हाथ पड़ जाएगा। बोल दीजिए। लेकिन एक कविता सुनी थी बचपन में, घट गए इंसा बढ़ गए साए। वही हुआ है इस समाज में। करोड़ों के घर में रहने वाले लोग, आपने उस महिला का वीडियो देखा होगा
जिस तरीके का शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली भी औरत नहीं करती है। और किस तरीके से ये त्यागी प्रकरण में किस तरीके से लोगों ने हीरो बनाने की कवायद की। उसके बाद कल ये जो मारपीट का घटना हुआ है एक RWA में, ये सब सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको अपने। ये तो झुग्गी झोपड़ी वालों से भी नीचे गिर के काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कपड़े पहनने से और 4 लाइन इंग्लिश बोलने से आप सब समाज में नहीं गिने जाएंगे। आपको अपने आचरण से। मेरी गाड़ी एक दिन कालिंदी कुंज के पास एक महिला के गाड़ी से लग गई, मुश्किल से 10 रुपए का या 20 रुपए या 100 रुपए का टेल लाइट टूटा होगा। और जिस तरीके की भद्दी गालियां उन्होंने देना चालू किया, मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कहा कि जो आपको मुझसे जुर्माना लेना है ले लीजिए, जबकि उन्होंने मारी थी मेरे गाड़ी में टक्कर। अच्छा आलोक जी, देखिए ऐसा है, अब आप राजनेता हैं, अब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये तो थोड़ी ड्राइंग रूम वाली बात होती है कि मेरे साथ वैसा हुआ वैसा हुआ। आपसे तो राजनेता टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्रीकांत त्यागी को इतना बल कैसे मिला? सड़क पर रहने वाले सुनिए राजनीतिक सवाल। श्रीकांत त्यागी बीजेपी से अपना हवाला बताते हैं, अब बीजेपी ने पलड़ा झाड़ लिया। अब वो कह रहे हैं कि मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा है और मेरे समाज का जो वोट है वो बहुत सारी सीटों पर है, इसीलिए मैं छूटा हूं। देखिए, ये सब कोई चीज नहीं है। कोई ठीक है, एक समय में कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, पर कुछ लोग के इकट्ठे होने से समाज थोड़ी इकट्ठा हो गया है। समाज में इस तरीके का कोई बात नहीं है। और समाज में इस तरीके का धमकी देके जो आप सोचेंगे कि मेरा स्वागत हो, जब बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है तो झाड़ लिया है। अब आप किसी एक नेता के कंधे पर सवार होकर कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, कुछ गलत सलत कागज वागज बना के, पता नहीं किसने इनको सिक्योरिटी प्रदान कर दिया था। ये सब तहकीकात की चीज है। हाँ वही तो तहकीकात कहाँ हुई? वो तो आपने पलड़ा झाड़ लिया, आपने उनका भी बुलडोजर चला दिया और आसपास उनके कहने पर और लोगों के भी बुलडोजर चला दिया। तो ये तो कार्रवाई खत्म हो गई बीजेपी की तरफ से। ऐसे थोड़ी होता है। आपके शो में मैं पहले भी कह चुका हूं, जो अतिक्रमण वाली बात है वो कमोबेश हर जगह थोड़ा बहुत पाया जाएगा। और जब ये कानून का बात आया तो जिन और भी लोगों के अतिक्रमण हुए थे वो भी हटा दिए गए। पंखुड़ी पाठक, मैं आपके पास आना चाहता हूं और यही सवाल मैं डीजीपी विक्रम सिंह से भी पूछूंगा बाद में। कानून क्या भूमिका निभाए? क्योंकि भाई ऐसा है कि आप करोड़ों का फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन तमीज करोड़ों की नहीं आती। तमीज तो आपको अंदर से ही लानी पड़ेगी। और मुझे ऐसे लगता है कि उसी की कमी हो चली है गौतम बुद्ध नगर में और नोएडा में। ये तो अजीब सी, मतलब आप ये सोचिए कि नेशनल हेडलाइन बना हुआ है नोएडा, हर दूसरे दिन कुछ। इतना बवाल तो कहीं भी नहीं सुनने को मिलता है। संकेत जी, मैं खुद नोएडा में रहती हूँ और जब तमाम इस तरह की खबरें आती हैं और नोएडा का नाम बदनाम होता है तो मुझे भी बहुत दुख होता है। लेकिन नोएडा का दुर्भाग्य और नोएडा की दुर्दशा का कारण अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो वो ये है कि नोएडा के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देते हैं। अब इसका भी मैं आपको कारण बता देती हूँ। इतनी बड़ी जनसंख्या का ये क्षेत्र है, यहाँ 20 लाख से ज्यादा के करीब यहाँ पे लोग हमारे शहर में रहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, जब भी यहाँ कोई समस्या आती है, जैसे कि ये आप कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, जो AOA में जो लड़ाई झगड़ा चलता है, एक सोसाइटी का वीडियो वायरल हुआ, मैं आपको बता सकती हूँ नोएडा की हर सोसाइटी में इस तरह के AOA के कॉन्फ्लिक्ट हैं, मारपिटाई होती है, लड़ाइयां होती हैं, समय पे चुनाव नहीं होते। और कई लोग जो खासकर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसे श्रीकांत त्यागी अपने सोसाइटी में गुंडागर्दी करता था, भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसी तरह तमाम भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता हर सोसाइटी में घुसे हुए हैं, AOAs में घुसे हुए हैं, चुनाव नहीं होने देते, लोगों के जो मेंटेनेंस का फंड का पैसा होता है उसको लूटते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये जो हाइड पार्क का आप इंसिडेंट देख रहे हैं, पिछले साल भी इसी सोसाइटी में एक, अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने चलाया भी होगा, एक महिला और एक बच्ची लिफ्ट में फंस जाते हैं। तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे, जो AOA में थे, जब वहां पे वो शिकायत करने जाते हैं तो AOA के लोग उन महिलाओं पे हमला कर देते हैं, उन्हें चोटें आती हैं। तमाम इस तरह के प्रकरण होते हैं। लेकिन नोएडा के जो जनप्रतिनिधि हैं, और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि शुरू से रहे हैं, उन्हीं को वोट मिलता है, वो कभी भी ऐसे किसी प्रकरण में दिखाई नहीं देते। अब ये तमाम जो कुत्तों की जो ये परेशानी आ रही है, काम ये नोएडा प्राधिकरण का है। प्राधिकरण लेकिन इतनी बड़ी चीज है, नोएडा अथॉरिटी, इनके अफसर जो हैं, क्योंकि सीधा सब बड़े बड़े अफसर हैं, सीधा
अपॉइंटमेंट ऊपर से होके आता है, वो तो कोई अपनी जवाबदेही, हम जो कॉमन लोग हैं, नोएडा के रेजिडेंट्स हैं, हम लोगों के लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो इतने ऊंचे हैं, आम आदमी उन तक पहुंच नहीं सकता। अब काम होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे जो ना तो नोएडा में रहते हैं ना नोएडा आते हैं। तो अब आम आदमी क्या करे? जो आम रेजिडेंट्स है वो क्या करे? वो बेचारे आपस में लड़ते हैं, कभी किसी की किसी से लड़ाई होती है, कभी वो सड़कों पे धरना देते हैं, कभी उनको पुलिस चुप करा के वापस घर में भेज देती है। लेकिन जो नोएडा की मूलभूत समस्याएं हैं कि यहाँ के एओए में चुनाव होना चाहिए, यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से सोसाइटीज को काम करना चाहिए, यहाँ पे ये जो प्राधिकरण है उनको कुत्तों को पकड़ना चाहिए, उनकी नसबंदी नहीं, ये करानी इतना चाहिए, बड़ा शहर वैक्सीनेशन बन कराना गया। चाहिए, ये आलोक काम वत्स नहीं जी, होता है। मैं ये वाला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सांसद भारतीय जनता पार्टी, तीनों विधायक, ये जो जिला है इसके तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल किससे पूछें? लिज ट्रस्ट से कि ऋषि सुनाक से? देखिए, अंतोगत्वा वही हुआ ना। पंखुड़ी पाठक जी भी एज अ सिटीजन ऑफ नोएडा नहीं बात की, वो फिर इसमें राजनीति घुसेड़ दी। अच्छा चलिए, एज ए सिटीजन ऑफ नोएडा सवाल पूछ दूं। मेरा तो सवाल ले लीजिए एज ए सिटीजन ऑफ। सुनिए, एक मिनट पंखुड़ी जी, मेरी समस्या आप का मुझे बोलने समाधान दीजिए। कौन करेगा? सुनिए, मुझे ये बताइए, कानून व्यवस्था किसके अधीन आती है? कौन करेगा? आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है कि आपका अपना चरित्र क्या है, आपका अपना आचरण क्या है? इसमें पार्टी कहां से आ जाएगी डंडा घुमाने? एक सेकंड आलोक जी, देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था ना, ये आप दारू पी के नशे में गाली बकिए। नहीं तो आपको वोट क्यों देते हैं? गार्ड का नहीं, आपको वोट क्यों देते हैं अगर आपने समस्याओं का समाधान नहीं कराना है? मैं दारूबाजों की बात नहीं कर रही, मैं श्रीकांत त्यागी आता हूं जैसों की नीलेश बात जी, कर आपके रही पास हूं। आता हूं। मैं छुटभैया गुंडों की बात कर रही जो हूँ। प्रकरण थी उसमें कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कि श्रीकांत त्यागी को छोड़ दिया गया। आज वो महीनों के बाद जेल से बाहर आया है। आज वो महीनों के बाद और जेल से आप उनका स्वागत आया कर है। रहे हैं, उनका स्वागत हम नहीं स्वागत कर रहे हैं, हम नहीं स्वागत कर रहे हैं। आप गलत बोल रही हैं, आप गलत बोल रही हैं। पूरी सोसाइटी को जो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, सोसाइटी के दरवाजे पे बैठे थे, नोएडा पुलिस ने क्यों नहीं उठा? चलिए मैं इसका एक सेकंड, इस बहस को जरा एक दिशा में ले जाया जाए। एक सेकंड, मैं बीच में आऊं इस बहस को। एक सेकंड, मैं बीच में आता हूं और इस बहस को एक दिशा में लेके जाते हैं। मुझे बताइए आलोक वत्स जी, मुझे बताइए, चलिए आप किसी पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मजबूत कानून हो और अगर लोगों को पता हो कि ये सब अगर हरकतें करेंगे तो जाएंगे सीधा हवालात और लिख दी जाएगी रपट, तो आपको लगता है कि ये चीज नहीं हो रही है और उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे कि हो जानी चाहिए? नहीं। हिम्मत कैसे हो रही है लोगों की? कानून का राज अपना काम कर रहा है। कहां काम कर रहा है? देखिए, श्रीकांत त्यागी जेल गए, उसके बाद वो महिला और बड़े हीरो बन के आ गए, वो जेल गई। ये तो उनका अपना आचरण है कि अगर वो बाहर आए, कौन उनको पूछ रहा है? नोएडा में कौन उनको वोट देने जा रहा है अगर वो चुनाव लड़ गए? तो हम लोग भी नोएडा के ही वासी हैं, हमको नोएडा के रग रग से मालूम है। अरे अपना 10, 20, 50, 100 आदमी को जुटा के नारा लगवा लीजिए। वो तो हम भी, आप भी आइए, कल हम आपका नारा लगवा देते हैं, 200 मोटरसाइकिल से आपको हम जिंदाबाद करवा देते हैं। ये सब तो पैसों का खेल होता है भाई साहब। डीजीपी विक्रम सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये यूपी और उसकी नस नस की राजनीति कि हुटर बज जाए, नारा लग जाए, नेताजी जिंदाबाद हो जाए, ये हर आदमी जो है वो यही कर रहा है। लेकिन जो सीरियस और गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं डीजीपी विक्रम सिंह, आप मुझे बताइए, ये प्रकरण बढ़ते और दिखते शायद इसलिए हैं कि जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी तेजी से होनी चाहिए शायद नहीं हो रही। मैं मान सकता हूं कि हर घर पे पुलिस नहीं बैठ सकती, ये सही बात है, लेकिन कार्रवाई तो बहुत कस के हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा संकेत जी, हर घर न पुलिस रहती है, न रह सकती, न रहती, न रहना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़े 100 कलाकार हैं, नोएडा के सबसे बड़े 100 कलाकार, उनकी सेवा कायदे से हो जाए। मैं बता दूं, पुलिस अगर अपने ऊपर आ जाए संकेत जी, तो दिन में कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दिन दहाड़े कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर कैंसर में हम लाल दवा लगाएंगे, बैंडेड लगाएंगे और फिर दावा ये करेंगे कि साहब हमने ऐसी क्रांतिकारी कार्रवाई की, न भूतो न भविष्यतो, न भूत में हुई न भविष्य में होगी,
तो यही होगा जैसे कि ये जो हमारे त्यागी जी हीरो बनकर के निकले हैं। वरना एक चौकी इंचार्ज संकेत जी काफी था कि आप चुपचाप अपने घर में मुंह दबा करके पहुंच जाएं, अन्यथा पुलिस आएगी और आपको दोबारा सेवा का मौका जो है आप देंगे पुलिस को। तो इस बार आपकी अभी तो होम्योपैथिक इलाज हुआ था, इस बार होगी आपकी बाईपास सर्जरी, न च्यवनप्राश मिलेगा और ऐसी सेवा होगी कि आप याद करेंगे कि पुलिस ने एक ऐसी सेवा की आपकी। इसलिए हमें खिदमत का मौका न दें और इनकी हिस्ट्री शीट और 107-16-3 में करे पाबंद, 10 लाख का मुचलका, ये मैं बता रहा हूं क्या क्या कर सकते हैं। पुलिस को चुनौती न दें, लेकिन पुलिस अगर अपने शस्त्रागार में चुपचाप बैठी रहे और बृहन्नला की तरह नृत्य करे, तो पुलिस को भी मैं कहूंगा कि बृहन्नला न बन जाओ, बाहर निकलो और जाकर के जो तुम्हारा काम है रौद्र रूप धारण करो ऐसे बवालियों के ऊपर। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। नीलेश रावत, आप कुछ कहना चाहते थे? संजय जी, मैं आपको एक बात से आपको वाकिफ कराना चाहूंगा। जितनी भी सोसाइटीज नोएडा में हैं, जैसे कि आलोक जी ने कहा, पंकुड़ी जी ने कहा कि वहां पे विवाद चलता है एओए को लेकर, इसमें सबसे बड़ी मैं जो दर्शक नोएडा से नहीं है उनके लिए बता दूं, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इसको आप यूं समझ लीजिए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव, एसोसिएशन, ये उस तरीके की बात होती है। जी संकेत जी, जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पे सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा होता है एओए, जिसका टर्म फिक्स होता है, हर साल के इलेक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ी खामी है डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस मेरठ की, जो कि समय अनुसार चुनाव नहीं करा पाते, चुनाव का ऑर्डर देते हैं पर कैंसिल कर देते हैं, चुनाव को खारिज कर देते हैं। जैसा कि हाइड पार्क में हुआ, 400 लोगों ने वोट डाला और 9 लोगों ने अपनी खुद की स्वघोषित एओए बना दी। यहाँ पे उसको उन्होंने उस तक को नजरअंदाज कर दिया, 400 लोगों के वोट को 9 लोगों के वोट के हिसाब से नजरअंदाज कर दिया, ये बोल के कि ये तो मेरे जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है। हर सोसाइटी में आप जाके एक राउंड लगाएंगे, आपको हर सोसाइटी में यही विवाद मिलेगा कि समय अनुसार चुनाव कराने में पूरी तरह से विफल है सरकारी मशीनरी। एक ऐसा शहर जो कि इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहा है कि भाई यहां पर आइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए, अपना ऑफिस सेटअप कीजिए, एक ऐसा शहर जो कि अपने आप को गुरुग्राम से बेहतर बताता है कि हमने इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी, देखिए हाईवे और अंडरपास और फ्लाईओवर कितने अच्छे हैं हमारे। उस शहर में रजिस्ट्री नहीं हो रही है, बिल्डिंगें खराब हो रही हैं, बिल्डर जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं, और सोसाइटीज में कहीं थप्पड़ मारा जा रहा है, कहीं कुत्ता काट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे बनाएंगे आप? इतनी अशांति होगी गौतम बुद्ध नगर में? यह सवाल प्रशासन को अपने आप से पूछना है और लोगों को अपने आप से पूछ रहा है, क्योंकि करोड़ रुपए लगाकर आप फ्लैट तो खरीद सकते हैं, तमीज करोड़ों की नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिख रहा है। हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है, ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। धर्मनिरपेक्ष देश में चौंकाने वाला समय है ये। किसी समुदाय के खिलाफ ऐसे बयान कैसे दिए जा रहे हैं। घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है, विचलित करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। आशीष भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, जरा आप कॉन्टेक्स्ट समझा दें कि किस संदर्भ में ये बयान दिया। और हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कई बार तीखी टिप्पणी दे चुका है हेट स्पीच में, लेकिन बहुत सारे वकीलों का और जो कंसर्न सिटीजन्स हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ टिप्पणी दे देने से बात नहीं बन रही है, क्योंकि ये हेट स्पीच कम नहीं हो रही। तो संकेत, ये बात कपिल सिब्बल ने भी आज कही है कि हम बार बार आते हैं, कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, हमें बार बार कोर्ट आना पड़ता है, हम कोर्ट नहीं आना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठाए। ये कॉन्टेस्ट ये है कि शाहीन अब्दुल्ला नाम के एक याचिकाकर्ता ने यहाँ एक पिटीशन डाली है, और प्रवेश वर्मा ने, जो बीजेपी के सांसद है दिल्ली के, कुछ दिन पहले जो 9 अक्टूबर को एक स्पीच दी थी, उसको उन्होंने आधार बनाया और कहा है कि देश में इस तरह का माहौल है, मुस्लिम लोगों के खिलाफ स्पीच दी जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए, और ऐसे नेताओं पर जो हेट स्पीच देते हैं उन पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि यानी एक तरह का आतंकवादी कानून उन पर लागू हो और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसे मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र जांच हो, एक एसआईटी का भी गठन सुप्रीम कोर्ट करे। याचिका ये थी, आज सुनवाई हो रही थी, कपिल सिब्बल अपीयर हो रहे थे, जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं,
और जब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ी तो बड़े बड़े सवाल उठाए गए। जस्टिस जोसेफ ने एक लाइटर नोट में हल्के अंदाज में कपिल सिब्बल से ये भी पूछा कि आप तो खुद कानून मंत्री रहे हैं, क्या उस समय कोई कार्रवाई की गई थी, क्या उस समय किसी भी चरण में हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया गया था, ये पूछा। उसके साथ साथ कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे, परवेश वर्मा के बयान पढ़ रहे थे कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि इन लोगों की दुकान से हम सामान नहीं खरीदेंगे। जस्टिस जोसेफ ने भी आगे पढ़ा कि जरूरत पड़ी तो गर्दन काट देंगे। लेकिन जस्टिस जोसेफ ने एक और सवाल बड़ा पूछा कि क्या सिर्फ एक समुदाय ही हेट स्पीच कर रहा है, क्या दूसरा समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय हेट स्पीच नहीं दे रहा है? तो कपिल सिब्बल का जवाब था कि नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कोई दे भी रहा है तो वो भी गलत है, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने भी बड़े सवाल उठाए कि यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय का मामला आप लेकर आए हैं, कोर्ट एक समुदाय को नहीं दे सकता, ये बड़ा मुद्दा है। दोनों जजेस ने चिंता जताई, सख्त कदम उठाने की बात भी की और कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें इस तरीके की हेट स्पीच एक धर्म के सब धर्मों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ हेट स्पीच जैसे दी जा रही है, ये काफी चिंता की बात है। ये 21वीं सदी है और धर्म के नाम पर हम कहाँ जा रहे हैं, ईश्वर को हमने कितना छोटा बना दिया है और ऐसे में हेट स्पीच वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि घृणा का माहौल इस देश पर हावी हो गया है और एक अदालत के रूप में, एक सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उस अदालत के रूप में हमने कभी भी ऐसे हालात इस देश में नहीं देखे जब चारों तरफ नफरत का माहौल हावी हो गया हो। बहुत बड़ी टिप्पणियां ये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर का ब्रेक लिया है संकेत, इसमें अंतरिम आदेश वो जारी करेगी। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि वो हेट स्पीच को लेकर 3 राज्य यानी दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के जो पुलिस प्रमुख हैं उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कार्रवाई का ब्यौरा दें। ये भी उन्होंने कहा है कि आशीष, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था और वो ये है कि देखिए, कई बार जब हम लोगों ने इस पर बहस की है और हमने हेट स्पीच क्यों हो रही है, कैसे देश में एक नफरती माहौल है, इस पे बहुत डिबेट्स की हैं और एक बात जो छन करके हर बार निकली है कि पहले परिभाषित किया जाए हेट स्पीच क्या है, जिस पर कुछ कानून के जो जानकार हैं उनका यह कहना है कि परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेशन वगैरह सब है ही। क्या इसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो परिभाषित करे हेट स्पीच है क्या? यहाँ पर बहुत सारी पिटीशन, अलग अलग कई पिटीशन जो धर्म संसद को लेकर है वो इसी बेंच के सामने पेंडिंग है। ये नई पिटीशन है। हेट स्पीच को लेकर राजनीतिक नेताओं के जो हेट स्पीच देते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द हो, ये एक अलग पिटीशन है। हेट स्पीच को कड़ा कानून बनाया जाए, एक कड़े कानून का नया कानून बनाया जाए स्पीच को लेकर, क्योंकि जो आईपीसी के प्रावधान हैं वो पूरी तरह परिभाषित नहीं करते हैं संकेत हेट स्पीच को, लेकिन वो टच करते हैं कि आप देश में 2 समुदाय के बीच में नफरत फैला रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं, उनके बीच में भड़काऊ भाषण कर रहे हैं जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है, इस तरह के। या फिर अगर कहीं हेट स्पीच के कारण दंगे हो गए हैं तो फिर हम जानते हैं कि जो हत्या का प्रयास, गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा, बलवा, ये सब आईपीसी की धाराएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर हेट स्पीच की जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अब सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है कि घृणा, जो नफरत है, उसका माहौल देश पर हावी हो रहा है, वो हेट स्पीच को लेकर कोई एक बड़ी परिभाषा नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कौन सी धारा एक ऐसी धारा होगी, जैसे आप पहले पोटा होता था, फिर यूएपीए अब चल रहा है कि गैर कानूनी गतिविधि क्या आपके ऊपर, किसी के ऊपर अगर इल्जाम लगते हैं तो उसको कड़ी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो सब चीजें नहीं है, उसको लेकर चर्चा बहुत सारी हुई है। आज कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वो अलग से एक पिटीशन है। तो कुल मिलाकर लेकिन हेट स्पीच को लेकर अगर आपको अगर कोई नया कानून भी होगा तो वो संसद के डोमेन में आएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हैं, वो संसद को कभी डायरेक्ट नहीं कर सकता कि एक नया कानून लाइए। वो सिर्फ आग्रह कर सकता है कि अब माहौल ऐसा बन गया है कि भारत की संसद को, भारत की सरकार को, भारत के सभी दलों को मिलकर हेट स्पीच को काबू करने के लिए एक नए और कड़े कानून की जरूरत है। तो उसमें काफी वक्त लगेगा, वो इतना काम आसान नहीं है संकेत। लेकिन अदालत जो कर सकती है, वो अदालत प्रशासन को चुस्त कर सकती है, प्रशासन को चौकन्ना कर सकती है, प्रशासन को चिता सकती है कि अगर हेट स्पीच वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो देश की सबसे बड़ी अदालत उनको कटघरे में खड़े करने को भी तैयार है। जी आशीष भार्गव, ये दीपावली पर क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश को क्या कोई एक ऐसी सौगात देना चाहता है, और दे देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया है। हर बार बात होती है, इधर होती है, उधर होती है, उसके बाद फिर एक नफरती भाषण हो जाता है और हम लोग बस चर्चा ही करते रह जाते हैं।
क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आशीष कई बार पहले भी कह चुके हैं, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई एक निर्देश ऐसा दे सकता है, कुछ ऐसी गाइडलाइन सेट कर सकता है जिसका पालन पूरे देश में हर किसी को करना पड़ेगा, फिर कोई चू नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह हक है। तो क्या इस दिवाली सुप्रीम कोर्ट ले सकता है कोई इस तरीके का फैसला कि नफरत का कारोबार इस देश में बंद हो और नफरत की राजनीति बंद हो? सवाल इंडिया का। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं और वे बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं नीतीश ने बिना पीके का नाम लिए हुए कहा है कि लोग अपने प्रचार के लिए बयान देते रहते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है। आई नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है या क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। प्रयागराज में डेंगू के एक मरीज की जान चली गई। आरोप है कि डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।